अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 35 कैप 5 का स्टार्ट हो गया है। शुरू करो, तुम लोग शुरू करो। अच्छा जी, क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था मैंने। यार अब दो इसको, आप पी लो। अब हमने मिल के पिया, बहुत मजे का, बहुत मजे का। अच्छा सुनो, क्वेश्चन 4 और 5 होमवर्क में था, 6 मैंने करा दिया था। 4 हुआ या तंग किया उसने? हो गया था। चलो पहले करते हैं 9th, उसके बाद फिर वापसी करते हैं, फिर 4 देख लेंगे। Determine maximum profit that can be earned by SL in above situation। सिर्फ ऐसे भी बोल दे और सिचुएशन ये हो के कोई एक लिमिटिंग फैक्टर आ रहा हो तो फिर सारा काम वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। सर्वर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स K2 एंड K9। इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स अदर प्रोडक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर। हाँ आप पढ़े, सॉरी मैं भूल गया था, मैं पढ़ने लग गया। यार तू पियो ना, फिर और पियो तुम, इसको पिलाओ, इसको पिलाओ, इसको पिलाओ। एंड पे फिर मैं सबका मीठा चखूंगा, बरकत वाला हो जाएगा। नेक नेक बच्चे हैं माशाल्लाह। अल्लाह वालों से सुना है, बड़ों का अदब इसलिए करो वो नेकियों में आपसे ज़्यादा हैं, छोटों पे शफकत इसलिए करो कि वो गुनाहों में आपसे कम है। तो ऐनक अपनी सही कर लेना हम, तो बहुत सारे मसले हल हो जाए। अल्लाह ने 2 आंखें दी हैं, एक अपने ऐप देखने के लिए, एक दूसरे की खूबियाँ। हमें उलट करते हैं। सवाल पढ़ो, सवाल। एसी थोड़ा क्या दसो जी, कर दो जी। नोट्स पढ़े हैं पीछे कोई? किस किस के पास नहीं है? 1 2 3, ये सेकंड रो में 3 नोट्स ला लें, तब तक यहाँ से पढ़े। घर रह गए, लिए नहीं? अच्छा मिले। भाईजान ऑफ कर दिया, 16 पे करना था। अच्छा ठीक, पहले दसना है ना उतर। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं तो नतीजा आ जाता होता है। कल वैसे 9 बजे रिजल्ट आना है, 9 बजे आप क्लास में बैठे हो, आपको होश ही ना हो, फोन शोन बंद हो। और पढ़ लिया? हाँ जी। Server Limited manufactures 2 industrial products K2 and K9। It also manufactures other products in accordance with specification of customers. SL's products require specialized skilled labor। Maximum labor hours available with the company are 3 लाख पर मंथ। अब ये लिमिटिंग फैक्टर है, अब ये वेरीफाई करना है कि वाकई लिमिटिंग है या नहीं है, वो वर्किंग वन में हो जाएगा। लेकिन उसने बता दिया 3 लाख आवर्स हैं पर मंथ। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन
हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एस सेल्स बजट। सेलिंग प्राइस रुपीज पर यूनिट लिखा हुआ है, रुपीज पर यूनिट। सेलिंग प्राइस है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट भी है और रुपीज पर आर भी गिवन है। तो यहाँ से पता लग सकता है K2 पर कितने आर्स लग रहे हैं, 4500 डिवाइड बाई 13 300 1500। एक K2 पर कितने लेबर आर्स लग रहे हैं, 15 और एक K9 पर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं वो भी इसी पर बेस कर रहे हैं, ऑन लेबर आवर्स। अब इसका मतलब अगर हम रेट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर 15 लेबर आवर्स K2 पे लगते हैं तो फिर 1875 को इस 15 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 125 पर लेबर आवर। अच्छा, अब ये दोनों का सेम ही होगा, चेक कर लो, अगले को भी देख लो। 3125 को डिवाइड करो 25 से तो उसका भी आंसर 125 ही आना चाहिए। सवाल पढ़ते जा रहे हैं, ये चीज़ें हमें नज़र आती जा रही हैं। अप्लाइड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। अब यहाँ पर है रुपीज पर यूनिट, बेस्ड ऑन लेबर आवर्स का मतलब तो कल ही बता दिया था, याद है। तो ये रुपीज पर यूनिट हमें गिवन है और अगेन ये OAR है, फिक्स्ड FOH का एब्जॉर्प्शन रेट है। और चूंकि उसने हमसे मांग लिया है प्रॉफिट तो हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए होगी। वो फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए फिर हम इस रेट को यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और वो यूनिट्स जो बजटेड हैं, जो डिमांड है आपके पास, ठीक है। ये सारा कुछ क्या है, ये एक्सट्रैक्ट किया गया है डेटा सारा बजट से। तो ये बजटेड मंथली डिमांड है, तो बजटेड प्रोडक्शन इनटू बजटेड रेट यानी OAR, इससे हम बजटेड फिक्स्ड FOH पे पहुंच जाएंगे और वही हमें चाहिए, ठीक है। कल के सवाल की तरह से यहाँ तक तो सारा कुछ। एन ओवरसीज कस्टमर, एक समंदर के ऊपर कस्टमर बैठा है, समंदरों के ऊपर ओवरसीज कस्टमर हैज़ ऑफर्ड टू परचेज 3000 यूनिट्स ऑफ अ कस्टमाइज्ड मटेरियल प्रोडक्ट A1। एन ओवरसीज कस्टमर हैज़ ऑफर्ड टू परचेज 3000 यूनिट्स of a customized industrial product A1 at a price of 35,000 each। अब K2, K9 और तीसरी चीज़ भी आ गई है A1, यानी कि ये 3 प्रोडक्ट्स में अब मैच पड़ेगा अगर ये भी बनाने का फैसला कर लिया तो। द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 1 month। द कॉस्ट अकाउंटेंट हैज़ एसरटेन्ड फॉलोइंग फैक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कह रहा है हम K2 और K9 बनाते हैं और भी चीज़ें बनाते रहते हैं, जैसे कोई कस्टमर हमें कोई स्पेशल ऑर्डर दे दे। तो एक कस्टमर जो समुद्रों के ऊपर बैठा था उसने 3000 A1 कहा है, मुझे दे दो 35,000 का एक, और ये 1 महीने चलेगा कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर भी सब कुछ मंथली बेस पर ही है, 3 लाख पर मंथ है, फिर ये तो वैसे ही ये डिमांड भी मंथली है और बाकी सब कुछ तो क्या था, रुपीज पर यूनिट। ईच यूनिट ऑफ, अब यहाँ से कहानी चल रही है A1 की। ईच यूनिट ऑफ A1 वुड रिक्वायर 3 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल B1 एंड 2 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल C3। B1 इज अवेलेबल इन द लोकल मार्केट एट 2500। However, required quantity of C3 is not available in local market and would be imported from Sri Lanka at a landed cost of, अब रुपीज़ 2.4 मिलियन है, इसको डिवाइड करें, C के कितने यूनिट्स चाहिए एक A1 पे, तो अगर मैंने डिवाइड किया इसको 3000 A1 से यानी 3000 यूनिट्स से, तो क्या आंसर आएगा, रुपीज़ 800 पर यूनिट ऑफ A1। ऐसे भी हो सकता है, कुछ बच्चे कह सकते हैं नहीं जी नहीं, ये तो आपने A1 पर यूनिट A1 की कॉस्ट निकाल दी ना, हम तो इसकी C की कॉस्ट निकालेंगे। तो फिर C की अगर कॉस्ट निकालनी पड़े तो फिर 3000 यूनिट्स टोटल बनाने A1 के, एक A1 पे
कितना सी लगेगा, C3 2, कितना C3 लगेगा 2, तो 3000 पे कितना लगेगा 6000, तो 6000 यूनिट्स। अब ये 6000 C3 है, ठीक है। तो अब आंसर क्या आया, तो वो 400 निकाल कर 400 पर यूनिट ऑफ C3 निकाल कर भी तो आपको कॉस्ट निकालते हुए फिर क्या करना पड़ना है, 400 इंटू 2, तो वही 800 बनना है। तो दोनों में से जो मर्जी कर लें, ठीक है। तो B1 तो सीधा सीधा गिवन है 2500, 3 यूनिट्स चाहिए तो 7500, एक पे लग गया मटेरियल, ठीक है। और दूसरा आप 800 पर यूनिट ले लें, आपकी मर्जी है, और 400 पर C3 ले लें तो फिर उसको इंटू 2 करना पड़ेगा। इट्स अप टू यू। ईच यूनिट ऑफ A1 वुड रिक्वायर 35 लेबर आवर्स। अब इधर 15 और 25 तो लग रहे थे और इनकी भी अपनी एक डिमांड ऑलरेडी है जो हम बना रहे हैं। अब ये बीच में घुसा है, मसला यही आना है कौन सा बनाएं पहले कौन सा बाद में। अ स्पेशलाइज्ड मशीनरी वुड बी हायर्ड फॉर 5 डेज। लो जी, 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कोई होगी ऐसे ही फिनिशिंग मशीन, कोई पॉलिशिंग मशीन, कोई ऐसी जो हमें कितने दिन के लिए चाहिए। हाउएवर ड्यू टू सर्टन प्रोडक्शन स्केजुलिंग इश्यूज इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एसएल टू एग्जैक्टली प्रिडिक्ट वो कौन से 5 दिन होंगे, चाहिए कितने दिन के लिए, लेकिन प्रोडक्शन स्केजुलिंग सामने नहीं है ऐसी कि हम एग्जैक्टली बता सकेंगे इस 1 महीने के अंदर वो कौन से वाले 5 दिन होंगे जिनमें हमें ये किराए पे चाहिए। अब इन्होंने 2-3 वेंडर से निगोशिएशन की है और ये 2 ऑफर्स हैं। फलाह मुदारबा वाले कह रहे हैं कि भाईजान 0.9 मिलियन पूरे महीने के लिए ले लो किराए पे, और पूरे महीने के लिए किराए पे लो, 9 लाख रुपए दो, अपने पास मशीन पूरा महीना रखो। हो सकता है ना ऐसे भी हो, 1 दिन पहले ज़रूरत है, फिर कोई नहीं ज़रूरत, फिर 2 दिन बाद, फिर 2 दिन ज़रूरत है, फिर हफ्ता कोई नहीं ज़रूरत, फिर 1 दिन ज़रूरत है, यूं करके इनको 5 दिन चाहिए हो। ये भी हो सकता है कहीं एक वक्त में 5 दिन चाहिए हो, वो उनको क्लियर नहीं था। तो फलाह मुदारबा वाले क्या कह रहे हैं, यार पूरे महीने के लिए 9 लाख में रख लो, 5 दिन खुद यूज़ कर लेना जो यूज़ करने हैं, लेकिन वो तुम्हारी मशीन है, आसपास वाले किसी को चाहिए हो तो ही अगली बात उन्होंने की है। इफ एक्सेप्टेड एसएल वुड बी एबल टू सबलेट द मशीन एट 20,000 पर डे। अब हमें कितने दिन के लिए चाहिए, तो फिर 25 दिन का किराया, क्योंकि वो भी पर डे के हिसाब से हम कर सकते हैं, अनलेस कि वो आगे बता दे कि इतने दिन। अब इतने दिन नहीं बता रहा तो फिर सिंपली 25 दिन का किराया सारा ही डाल देंगे, ठीक है ना। नहीं 9 लाख हम पे करेंगे और 25,000 इंटू 20,000 इंटू 25 कर दें तो 5 लाख, तो इसको हमें 4 लाख में पड़ेगा। दूसरा भाई कह रहा है टेक रेंटल वाला कि यार छोड़ो यार, आप जिस दिन चाहिए हो कॉल करना, नुमाइंदा मशीन लेके हाजिर हो जाएगा। 57,000 उस दिन का किराया, 2 दिन रखोगे तो इंटू 2, 1 दिन रखोगे तो इंटू 1, जितने दिन चाहिए आपको हम गारंटी करते हैं कि जब भी रिक्वायर्ड होगी आपके डोर स्टेप्स के ऊपर मशीन मौजूद होगी। अब वैसे ज़बानी हो गया, 57,000 इंटू 5 कितना बनता है, तो कौन सा बेहतर है, तो अब 2 कॉस्ट में से लोअर, ठीक है। अच्छा जी, और टेक रेंटल हैज़ कोटेड आ रेंट, ठीक है जी, ये भी हो गया। द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ K2 एंड K9 इफ रिक्वायर्ड, ठीक है जी। अब ये फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स्ड है या वेरिएबल है, पर यूनिट तो नहीं है ये पर मंथ है, ये फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। ये क्या है, इंक्रीमेंटल सही या डिक्रीमेंटल सही, हम तो सारी फिक्स कॉस्ट ही लेनी है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके अंदर तो इसने बहरहाल नहीं आना, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए इसको यूज़ हमने नहीं करना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जब प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएंगे और उसमें हमने A1 को भी लेना है, तो A1 अगर बनेगी तो ये मशीन होगी तो बनेगी, तो फिर फिक्स कॉस्ट निकालते हुए इसको बीच में ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके, चलो शुरू करें जी काम। सबसे पहले क्या कर लें, वेरिफिकेशन कर लें लिमिटिंग फैक्टर की। क्वेश्चन नंबर 9 है, अटेम्प्ट बताएंगे जी।
स्प्रिंग 18 1 सर्वर हाँ जी वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर प्रोडक्ट्स K2 K9 और फिर नई A1 K2 K9 A1 लेबर आवर्स में मसला है। अब एक K2 पर 15 लेबर आवर लगते हैं, गिवन नहीं था, निकालेंगे। एक K9 पर 25, ये भी निकालेंगे। एक A1 पर 35, ये गिवन था, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 2 ओपन कर लेते हैं जी। लेबर आवर्स पर यूनिट निकालने हैं तो हमने कैसे निकाला जी, लेबर कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय लेबर कॉस्ट पर आवर, ऐसे ही निकाला है ना डिवाइड करके। तो लेबर कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय लेबर कॉस्ट पर लेबर आवर। हाँ जी, अब K2 है और K9 है। A1 का तो हमें पता है जी, आंसर निकाला था हमने 15 और 25। तो 15 लेबर आवर्स 25 लेबर आवर्स वर्किंग 2 से निकल आए और 35 सवाल में गिवन थे। मैक्सिमम डिमांड, आज वो कोई मैंडेटरी डिमांड वाला चक्कर भी नहीं है, ठीक है। 5000, 8000 और 3000, 5000, 8000 और 3000, ठीक है। ओके, नाउ लेबर आवर्स जी 75,000, 200,000, 10, टोटल क्या बन गया 380,000 लेबर आवर्स। और अवेलेबल कितने, पहले पैरा में लिखा हुआ था ये, मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल विद द कंपनी आर 300,000। सब कुछ पर मंथ चल रहा है, डिमांड भी पर मंथ, तो 300,000, तो 80,000 लेबर आवर्स का शॉर्टफॉल आ रहा है। तो अब हम पर लेबर आवर कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे और फिर उसकी बेस पे रैंकिंग कर लेंगे, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 2 में हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जी 3 कर लेते हैं जी, 3 कर लेते हैं। आज आपको थोड़ी छेड़ सकते हैं। K2 K9 और A1 सेलिंग प्राइस पर यूनिट सवाल में गिवन है 16,500, 26,000 और 35,000। 16,500, 26,000 और 35,000। लेस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जी बच्चों। डायरेक्ट मटेरियल 6,000, 8,000, ये तो लिख लेना हम सीधा सीधा, कोई वर्किंग का फॉर्मेट जरूरी है कि सारे डायरेक्ट मटेरियल इकट्ठा ही लिखना। तो डायरेक्ट मटेरियल कितनी जी
6,000 और 8,000, इधर इसकी कोई नहीं कॉस्ट। उसके बाद A1 के लिए कॉस्ट, अच्छा यूं भी कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट लेबर वेरिएबल भी कर जाते हैं, लेकिन चलो कर लें, यही कर लें, ठीक। डायरेक्ट लेबर 4500 और 7500, दिल में से आ रहा है, चलो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जी 4500 7500, आप लोग साथ साथ करने से मज़ा आता, लेकिन चलो। उसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स की कॉस्ट, अब वेरिएबल ओवरहेड्स की जो कॉस्ट है वो हमने निकाल लेनी है, मेरे ख्याल में यहीं पे निकाल लेते हैं। कैसे निकाली थी जी हमने, सबकी सेम ही थी, 1875 डिवाइडेड बाय 15, किसी एक से निकाल लें, किसी एक से निकाल लें, रुपीज़ 1875 डिवाइडेड बाय 15 लेबर आवर्स, ऐसा ही है, इससे आंसर आया, लेकिन हर एक का अलग अलग है, ठीक है जी, वो फॉर्मूला लगा के लिख लेते हैं, दोनों का ही लिख लो वैसे। वेरिएबल ओवरहेड्स पर लेबर आवर कैसे निकाला है जी आपने, आपने कहा है जी वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट हमें गिवन है पर यूनिट, डिवाइड किससे किया है जी, लेबर आवर्स पर यूनिट। अब लेबर आवर्स पर यूनिट कहाँ से मिले हमें, बोलो, ये वर्किंग नंबर 2 से ही है, यानी इसको बल्कि इसी में रहने दें, बस ऊपर निकल तो आए, लेबर आवर्स पर यूनिट से डिवाइड किया। अब इधर देखो, वेरिएबल ओवरहेड्स 1875 3125, 1875 बटा 15 किया तो कितना आया, और वो 3125 को डिवाइड किया 25 से, तो दोनों ही लिख दिए मैंने। अब ये वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट आ गई पर लेबर आवर, यहाँ पे यूज कर लेते हैं जी लेबर आवर्स पर यूनिट इनटू वेरिएबल ओवरहेड्स पर लेबर आवर। जगह जरा तंग है, लेकिन चलो, लेबर आवर्स पर यूनिट जितने लगते हैं 15 इनटू लेबर कॉस्ट, तो वो सब कुछ तो गिवन ही था, कर क्या रहे हैं, मतलब 1 मिनट के लिए वो ज़रूर है, ठीक है निकाल लिया, लेकिन क्या यहाँ रिवर्स करने की ज़रूरत है, मे भी मुझे निकालने की ज़रूरत इसलिए पड़ी हो कि मुझे K2 में उसको यूज़ करना पड़ जाए, ओ A1 में, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो 125 निकाला है, अब 125 इंटू फिर 15 कर दो, यानी कि वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट पर लेबर आवर, हाँ जी, तो 125 इंटू 15 जितने दी, तो पर यूनिट ही गिवन था, ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ वो निकाल लिया हमने, उसकी ज़रूरत आगे पड़ सकती है, क्योंकि मुझे अलग से उसने वेरिएबल ओवरहेड का बताया नहीं था, वेरिएबल ओवरहेड तो लगने ही लगने होते हैं, अगर कोई चीज़ बन रही है तो अगर 125 रेट है तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है जी, तो क्या आ गया डायरेक्ट ही 1875 और 31, ठीक है जी। लेकिन एक बात है, अगर आप मुझे इजाज़त दें ना कभी, तो ये लेबर कॉस्ट मैं यहीं पे ही लिख लूँगा, जो बन पाएगा वो मैं यहाँ पे कर दूँगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंशाल्लाह मैं जगह बचाने के लिए इधर कर सकता हूँ, ठीक है ना जी, तो मैं इसको भी नहीं मिटाता, आन दो, लिखा रहे, पर मैंने इनको नहीं ऐसे यूज़ किया, क्या कहते थे मैंने, लेबर आवर्स पर यूनिट इनटू वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट जो थी वो पर लेबर आवर, लेकिन ये मैंने इन दोनों के लिए यूज़ नहीं की बस, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, अप्लाइड एफओएच, इस स्टेप पे रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स लग रहे होते हैं, अप्लाइड, एब्जॉर्ब, अपोर्शन एफओएच जो है ये इररेलेवेंट है, इंक्रीमेंटल रेलेवेंट होते हैं, पर वो अपनी जगह पे कि हमने उसको डिसीजन मेकिंग में लेना होता है, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए लेना है नहीं, कंट्रीब्यूशन का तो अपना फॉर्मूला है, सेल्स लेस ओनली वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, इसलिए इसको साइड पे रखा। आगे जी मंथली डिमांड आ गई, अब ये आया जी A1,
इस A1 के बारे में कहता है ईच A1 रिक्वायर्स 3 यूनिट्स ऑफ मटेरियल B1 एंड 2 यूनिट्स ऑफ C3। तो अब ये कॉस्ट क्योंकि ऊपर लिख नहीं सकते थे, अगर आप कहें तो इसको भी मैं एडजस्ट कर लूँ जगह बचाने के लिए, इजाज़त दें तो चेक करें फिर फनकारी अभी लगने लगी है। वैसे आप अलग भी कर सकते हैं पर मैं नहीं कर रहा, मेरा दिल है कि ज़रा यहीं पे प्रॉफिट भी निकले। आप बेसिक जैसे चल रहे थे वैसे ही चलने दीजिएगा। 1875 जगह बना रहा हूँ जी, 31 सिर्फ वर्किंग की जगह, और खुली खुली जगह वर्किंग के लिए बनाते हैं। यहाँ क्या था, वैसे कुछ नहीं था ना, ले। अच्छा, अब आप आगे कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे जगह बचानी थी। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, कोई मसला इनमें। अब आते हैं अपनी नई प्रोडक्ट की तरफ। नई प्रोडक्ट पर मटेरियल लगते हैं 2, एक है B1, B1 के 3 यूनिट्स लगते हैं, ऐसा ही है, और हर B1 का यूनिट हमें पड़ता कितने का है, 2500 का। कितने गया ये, ठीक है जी, ये मैंने यहां पर लिखा ₹2500, सीधा सीधा आ गया था ये, ओके जी। प्लस 2 लगते हैं C3। अब अगर ये वर्किंग कर दूंगा डायरेक्ट नहीं आएगा, 400 आएगा, फिर 400 निकाल के फिर इंटू 2 करना पड़ेगा। तो मेरी राय क्या है, ये लिख दें सिर्फ, और 800 डायरेक्ट उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो रुपीस कितने, 2.4 मिलियन है, डिवाइडेड बाय 3000 यूनिट, तो इससे वो आंसर आ गया 800। और टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी बन गई, 800 जमा 7500। ये मैंने सही बोला है। एक यूनिट, एक A1 पर C की टोटल 800 रुपए कॉस्ट लगती है, ये चेक कर लो। टोटल 24 लाख का अगर हमने सामान मंगवाया, ये C जो भी है, C3, ये 3000 A1 के लिए है। इस 24 लाख को अगर 3000 से डिवाइड करूंगा तो पर यूनिट A1 के पर, यानी एक A1 पे इतनी कॉस्ट लगनी है, ये आ जाएगी। तो ये सीधा सीधा 800 आ गया, ठीक है। तो B1 7500 का लगना है और C3 800 का लगना है एक यूनिट पे। तो 7500 और 800 कितना बनता है, तो 8300 यहाँ पे आ जाएगा। मैंने जगह बचाने के लिए ऐसे कर लिया जी। आप जैसे जा रहे थे ठीक है, ये वर्किंग की जगह आपके नहीं है ना, आप इधर अगले स्टेप में कर सकते हैं, ओके। मैंने जान छुड़ाई है, ओके, ये समझ आई बात। ये कैसे निकला 8300, ये वर्किंग है इसकी, लेबर कॉस्ट के नीचे लिख दिया, चले ना ठीक कहाँ है, ठीक कहाँ है, ऐसे कैसे ठीक है, दोबारा लिखवाएं जी। कितना था जी, 3 इंटू ₹2500, ये तो पर यूनिट उसने दिया हुआ था, प्लस दूसरा मटेरियल कितना लगना है, 24 लाख का, और इसको अगर डिवाइड कर दें सीधा ही 3000 यूनिट से तो हम 800 में पहुंच गए और ये 8300 बन गया, ठीक है जी। उसके बाद 4500 सीधा गिवन था, 7500 भी सीधा गिवन है, ठीक है जी। और ये क्या है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, ठीक हो गया। अब इस पर ये कहानी खत्म हो गई। इस पर 35 घंटे लगते हैं और लेबर का 1 घंटा हम ऑलरेडी गिवन है सवाल में 300 रुपए के साथ, तो इनको भी वही करेंगे। तो यहां पे सिर्फ मैं वर्किंग शो कर रहा हूं A1 की, तो बोलो जी 300 क्या है, रुपीज है। अच्छा, तो कितने लेबर आज कितने चाहिए, 35 लेबर आज चाहिए, और 300 रुपए को मल्टीप्लाई करें तो 10,500 रुपए की कॉस्ट आ गई जी। किससे करें, हमें जो मटेरियल C चाहिए वो हमने इंपोर्ट करना है और इतनी कॉस्ट पड़नी है। ये बात समझ आती है कि ये नहीं नजर आया कहीं पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है ये however required quantity of C3 is not available in local and would be imported from Sri Lanka at a landed cost of 24 मिलियन और 24 लाख। अब ये 24 लाख C3 रिक्वायर्ड C3 की कॉस्ट है। C3 रिक्वायर्ड कितना है,
C3 रिक्वायर्ड कितने हैं? वो कह रहा है 2 यूनिट्स C3 के हमें एक A1 पे चाहिए और A1 हमने 3000 बनाने हैं, तो इसका मतलब कितने C3 चाहिए? 6000। अब अगर आप इस हिसाब से चलें, 24 लाख को 6000 C1 से डिवाइड करें तो आपके पास 400 रुपये पर C1 बोल रहा हूँ, सॉरी, 400 रुपये पर C3 कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर ये 400 निकाल के भी आपको चूंकि हर A1 पर 2 लगाने हैं तो 400 को इंटू 2 करके फिर 800 करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि इसको आप 6000 यूनिट्स ऑफ C3 से, ये C3 लिखता हूँ, 6000 यूनिट्स ऑफ C3 से डिवाइड करने की बजाय 3000 यूनिट्स ऑफ A1 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट ही आप इस पे पहुंच जाएंगे। तो ये मैंने यही काम किया वहां पे, बस ये पहले समझाया था वैसे मैंने, बहरहाल समझ आ गई। अब ये निकालेंगे तो इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है। कहते हो तो यही कर देता हूं, समझ आ गई? चले, अच्छा जी। अब वेरिएबल ओवरहेड्स की बात हो रही थी। अब वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट हम निकाल चुके हुए हैं 125। अब वो क्या कह रहा है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं बेस्ड ऑन लेबर आवर्स, यानी एक लेबर आवर अगर काम होता है तो 125 रुपए के वेरिएबल ओवरहेड्स भी इनकर हो रहे हैं, ठीक है जी। हुआ था फिर बंद हो गया, अच्छा जी। तो यहां पे मैं यूं लिखता हूं, 35 लेबर आवर्स इंटू ₹100, और ये हमने निकाला है वर्किंग 2 के अंदर। अब ये इनके लिए जरूरत इसलिए नहीं पड़ा था कि ये रेडिली अवेलेबल था, ठीक है। बोलो जी, 4375। कोई और वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं है जी? बोलिए। पता नहीं क्यों अल्लाह ने आपको दिमाग भी दिया, आंखें भी दी, पता नहीं। मैं देख लेता हूं यार, आप लोगों ने तो पता नहीं कह दिया। चले लें जी, बताएं टोटल 1 2, ये कैसे हो सकता है? कॉस्ट बताएं, कॉस्ट मतलब एक आदत वैसे ही डाली, जरूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन कर दें। डिब्बे का टोटल जी, अच्छा अच्छा 1, नेक्स्ट नेक्स्ट 11825। अच्छा, तो जो ये क्या है 2317, एक बताया था बेचारे ने, तुम लोगों ने वो भी गलत करा दी, अब बताना ही नहीं जी। तो भाई कंट्रीब्यूशन निकल आएगा, बोले 4125 7375 25। अच्छा ये बताया था, ओके। अब ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया जी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसको डिवाइड कर देंगे लेबर आवर्स पर यूनिट के साथ। वर्किंग 2 भी रेफर कर सकते हैं, जो 2 निकाले हैं, तीसरा तो सवाल में गिवन था, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 15 25 और 35। उम्मीद तो बड़ी है, कोशिश करेंगे शायद प्रॉफिट से लग इधर आ जाएगी, वैसे जगह घट ही बची। 295 और 330। चलो, ये कहीं यूज नहीं होना होता। अगर आपको कंट्रीब्यूशन निकालना भी हो इस वर्किंग से तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से आप चलते हैं, पता है ना। हाँ, तो बस वो रैंकिंग के लिए चाहिए था। 330 भी ठीक था अगर लिख देते तो। लाल मेरे क्या हाल है जी। सबसे पहले फिर A1 बना लो, फिर K9, फिर नाउ ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे।
डेट, डिस्क्रिप्शन, अच्छा 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 अच्छा, प्रोडक्ट। मैं कहा यार पता नहीं याद है कि नहीं कि हम एमए की क्लास में FAR का रिजल्ट है ना कल। मैंने कहा केड़ा पता दिमाग से चल रहे हो, ऐसे पढ़ते थे और यूं मेहनत की थी। बस अल्लाह से दुआ मांगो, अब तो जो कर दिया है वो तो कर दिया जी। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, उसके बाद हमारे पास ये मसला आ रहा है लेबर आवर्स का। तो रिक्वायर्ड कितने हैं और अवेलेबल या बैलेंस जो भी लिख लें कितने, ठीक है जी। अब कितने अवेलेबल हैं? 3 लाख। सबसे पहले क्या बनाना पसंद करेंगे मुंह बनाने के अलावा? A1। मुंह तो आप बना ही लेते हैं। अब A1 अगर सारे भी बने तो 1 लाख यूनिट्स चाहिए, ऐसा ही है? बना लें सारे। कितने बनाओगे? 3000 A1 प्रोड्यूस किए, 1,05,000 रिक्वायर्ड लेबर आवर्स थे हमारे पास, अवेलेबल थे, हमने यूज़ किया, और 1,95,195,000 लेबर आवर्स बच गए। फिर K9 की तरफ चलते हैं। K9 अगर ऑल है तो ये भी पूरे नहीं बन सकते। 195,000 डिवाइडेड बाय 25, आंसर हो चलो जी खैर। अब 195,000 आवर्स चले गए और कहानी खत्म। अब असल मसला ये है ना, कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि आप ग्राहक को मोड़ेंगे नहीं, आप बाहर से जाके ख़रीद लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। आप बस जो बना सकते हैं बना सकते हैं, बाकी बाहर वाला चक्कर कोई नहीं, ठीक है। तो अब अगला काम कर लेते हैं जी, प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने वाला। बल्कि प्रॉफिट कैलकुलेशन का लफ्ज देता हूँ, उसने कैलकुलेट करने का बोला है ना। वैसे तो उसने बोला है डिटरमिन मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम प्रॉफिट बोला है। डिटरमिन पढ़ो, डिटरमिन मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन बी अर्नड बाय एसएल इन द। तो मैक्सिमम प्रॉफिट किस पे होगा? ऑप्टिमल प्लान पे। लेकिन वो ये कह रहा है, ये नहीं कह रहा डिटरमिन द प्लान एट विच प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम, बल्कि वो कह रहा है वो प्रॉफिट बताओ इस सिचुएशन में। डिटरमिन द प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न, ठीक है। डिटरमिन द मैक्सिमम प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट भी बताना है, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब सेल से शुरू हो जाए, जरूरत नहीं है, कंट्रीब्यूशन से चलना चाहिए हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं जी। ये देखो जी, क्या बनाना पसंद फरमाएंगे? A1। अब इसी से उठाओ, A1 के 3000 यूनिट्स बनेंगे और ये कितना कंट्रीब्यूशन अर्न करेंगे? 11 रुपीज 11825। बिजनेस पूरे का प्रॉफिट लेना है। उसके बाद K9 7800 इंटू इसका K9 का है 7375। कल गलती हो गई थी, आज ध्यान से पकड़ के 7375 ध्यान से पकड़ के लाना है। बस जी, रुपीज इन थाउजेंड का आंसर बताओ। 93,000। लेकिन उसने हमसे कहा है प्रॉफिट निकालो, ठीक है। अब लेस कर दें इसमें से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स, जिसमें एग्जिस्टिंग भी आएंगी और इंक्रीमेंटल भी आएंगी। एग्जिस्टिंग कहाँ से निकलेंगे? प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना। अब सिर्फ स्टेप 3 इज ओवर, स्टेप 2 3 इकट्ठा ही होता है हमारा, तो स्टेप 2 इज ओवर एंड स्टेप 2 के अंदर हमने अप्लाई करना होता है रेलेवेंट कॉस्टिंग। उसके बाद फिर ये नॉर्मल डिसीजन मेकिंग पे चला जाएगा काम।
अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग वाला सवाल करना है तो प्रॉफिट तक जाते हुए कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है, प्रॉफिट दिखाना है उसको, ठीक है। डिसीजन आपने ले लिया पीछे, अब जब बनाना है तो प्रॉफिट तक जाते हुए एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट भी माइनस होंगी आप, तो एग्जिस्टिंग तो कल की तरह से ही, यानी मसला थोड़ा सा है। वो मसला क्या है, इधर देखो, कल मैंने ये ऐसे बनाया था, याद है, बिल्कुल ऐसे ही मैं इसको बना रहा हूं, बजटेड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, पता नहीं क्या है, लेकिन उन्होंने इसको बांट रखा है लेबर आवर्स की बेस पर K2 और K9 में, मतलब A1 इसमें कोई नहीं है। फिर ये जो OAR निकला हुआ है, ये निकला हुआ है बिल्कुल ताकि एक जैसा हो जाए ना, डिवाइड बाय कितनी है, K2 की डिमांड कितनी है, 5000, और इसी तरह से K9 की डिमांड है, तो इस तरह से करके इन्होंने ये OAR निकाला हुआ है पर यूनिट। कितना निकाला हुआ है, 1500 और 2500, ठीक है। अब अगर हमने वापस जाना है, समझ गए हो बात, अगर हमने वापस जाना है बजटेड एग्जिस्टिंग टोटल फिक्स कॉस्ट, एग्जिस्टिंग टोटल फिक्स कॉस्ट, तो क्या करना पड़ेगा, ये 1500 वापस मल्टी, क्योंकि हमें गिवन है OAR 1500, हमें गिवन है प्रोडक्शन 5000, हमें नहीं पता, तो हमने इस x को इधर ही रखना होता है और प्रोडक्शन इनटू OAR कर देना होता है। कल समझ आया था ना ये पॉइंट, तो प्रोडक्शन 5000 है, 1500 इंटू 5000 जमा 2500 इंटू 8000, बस ये जो भी आया कितना, यही है हमारे बजटेड FOH जो एग्जिस्टिंग थे। ना कोई ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान का वास्ता, ना लेनी ना देनी, फिक्स्ड FOH पे वापस जाते हुए कल बताया था। कल हालांकि वो आई थिंक क्या था, बेंचेस थे, बेंचेस कम बने थे, लेकिन वहीं से मैंने कहा था धोखा ना खाना, इसीलिए कल तफसील से इसको समझाया था। और ये सेम यही काम हो रहा है यहाँ पर भी, हमने वही काम किया, OAR को बजटेड प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई, इसका ऑप्टिमल प्लान से कोई ताल्लुक नहीं है। इस सवाल में ज़्यादा अच्छा समझ आता है। प्लान तो क्या कह रहा है, प्लान कह रहा है 3000 K9 बनाओ, ऐसे ही नहीं, सॉरी 3000 A1 बनाओ और 7800 K9 बनाओ, बस। अब फिक्स्ड FOH पे जाते हुए इसको देखते तो फिर तो मारे गए थे, वो हम फिक्स्ड FOH पे नहीं पहुंचे थे जहां से उन्होंने ला करके हमें OAR दिया हुआ है। तो हमने फिर यहाँ पे क्या करना है जी, एग्जिस्टिंग फिक्स्ड FOH। अब एग्जिस्टिंग फिक्स्ड FOH के लिए देखो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दिया, सवाल में आए, सवाल में आए, और ये 1500 इंटू 5000, 2500 इंटू 8000, 5000 पहले लिख देता हूं, 5000 ये K2 है इंटू रुपीज 1500 प्लस 8000, अब ये क्या है K9। अब ऊपर देखो K9 तो बानी कितने रहे हैं, 7800, हमें से क्या, हम प्रोडक्शन की बात थोड़ी कर रहे हैं। 2500 इनका टोटल किया तो आ गया 27500। अभी एक चीज बाकी है, वो क्या है, हाँ A1 के लिए एक नई मशीन लानी पड़ रही है, तो लीज लिखा हुआ, रेंटल लिखा हुआ, जो लिखा हुआ मैंने कहा लफ्ज वही लिख दें, स्पेशलाइज्ड मशीन रेंटल है जी, स्पेशलाइज्ड मशीन रेंटल। लेकिन चूंकि इसमें दो ऑप्शंस आ गए हैं, तो वर्किंग नंबर 3 पे पहुंचे हुए थे, 4 ओपन कर लेते हैं और ये आंसर उसमें निकाल के लाते हैं, और फिर हम पहुंच जाएंगे जी प्रॉफिट पे, ठीक है।
चले जी, करें फिर जल्दी से, ज़बानी कलामी तो किया होता, वर्किंग करनी है थोड़ा सा। जल्दी 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 करें, मेरे लेना लाने तक कर लो, आंसर निकाल दो। लाइनें लग रही हैं, स्लो हो गई लाइनें लगनी। हो गया? वर्किंग नंबर 4, स्पेशलाइज्ड मशीन के रेंटल्स की बात हो रही है। ऑप्शन 1 फला मुदारबा। हमने कहा जी ऑप्शन 1 फला मुदारबा। तो ये कह रहे हैं कि रेंटल कितना पे कर दो, 900,000। 1000 में ही चल रहा है काम, ठीक है। 900 बड़ा दूर हो गया, लेकिन चलो। रेंटल फॉर 1 मंथ, जरा जगह भरने के लिए। अच्छा, और अगर ये होगा तो फिर आप रेंटल एक्सपेंस ये लिख देते हैं यूं, ताकि रेंटल एक्सपेंस फॉर 1 मंथ पूरा, और फिर रेंटल इनकम इससे आएगी फ्रॉम सबलेट। सबलेट मतलब आगे किराए पे दे सकते हैं। तो उसने कहा था जी कि 20,000 रुपये पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। तो हमें तो 5 दिन के लिए चाहिए। आ स्पेशल मशीन इज वुड बी हायर्ड फॉर 5 दिन के लिए। तो फिर ये वाले ऑप्शन में कह रहा है कि आप महीने के लिए लें। इफ एक्सेप्टेड एसएल वुड बी एबल टू सबलेट मशीन पर डे इतने रुपए की। अब कितने दिन के लिए नहीं बताया, तो फिर 25 दिन के लिए बस वो कह रहे हैं ये कर सकेंगे किराए पे, और भी लोगों को चाहिए होगा ना, ठीक है। तो इनटू 25 डेज, आंसर इज 500। अब नेट में इनको कॉस्ट क्या पड़ेगी? अब ये है ऑप्शन ए, ठीक है जी। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2 है क्या जी? टेक रेंटल्स। तो टेक रेंटल्स वाले कह रहे हैं कि भाईजान ऑन डिमांड कितना किराया दे दो, 57,000, और 5 दिन के लिए चाहिए। हम ये गारंटी करते हैं जिस दिन चाहिए होगी आपके पास अवेलेबल, 280। अब बी ऑप्शन, दो कॉस्ट में से लोअर वाली पकड़नी होती है, तो 285 हमारे लिए रेलेवेंट कॉस्ट है। तो हमने यहाँ पर लिखा जी रेलेवेंट, बल्कि ये लिख देते हैं रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन लोअर ऑफ ए और बी हमने ले लिया। तो 285,000 और प्रॉफिट आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। और ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, क्योंकि हमने जो प्रोडक्शन प्लान तैयार किया है वो हमने कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पर किया, ऐसे ही है ना। तो इससे ऊपर फिर नहीं जा सकता प्रॉफिट, और कोई भी कॉम्बिनेशन हमें परेशान करेगा, ठीक है जी। 65215। सीगल साइंटिफिक केमिकल, दोनों के साथ लिखे होमवर्क। मैंने नहीं पढ़े, देखी जाएगी कल। कहते हैं वैसे ही देखी जाएगी, तो ऐसे भी देखी जाएगी। हम देखेंगे परमानेंट क्रेडिट इन 3 पेपर्स 4 पेपर्स, हम देखेंगे इंशाल्लाह।
मोटिवेट अब करने का टाइम नहीं है, हाँ अब दुआओं का टाइम है। आप कहोगे दुआ का टाइम नहीं है क्योंकि रिजल्ट तो बन चुका होगा। ले भाई, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, वो बने हुए को भी बदल सकता है। इजी ना ले, उसकी कुदरत को इजी नहीं लेना। अल्लाह आपको कामयाब करे दुनिया आखिरत के हर इम्तिहान में। बाकी यार देखो, आप लोगों ने अपनी एफर्ट की हुई है, मेहनत की खूब, अब नतीजा अल्लाह के हाथ में, और अल्लाह को बेहतर पता होता है हमारे लिए किस वक्त क्या चीज़ बेहतर है। हम लोग किसी काबिल नहीं है कि ये सोचें। इंशाल्लाह आप लोग पास ही होंगे अल्लाह ने चाहा तो, लेकिन खुदा न खास्ता किसी वजह से ऊपर नीचे हो जाती है कोई चीज़, तो उसी में ही खैर होगी, ये जहन में रखें। ये कोई ज़िंदगी का आखिर नहीं है। पता नहीं आजकल अजीब अजीब हरकतें शुरू कर दी हैं वहाँ में, मतलब समझ से बाहर है ये, मतलब समझ नहीं आती क्या है, ज़िंदगी का एंड है? कुछ भी नहीं होता यार। मैं आपके सामने बैठा हूँ क्वालिफाई करके हूँ, मैं कभी नहीं सीए पे फेल हुआ था। होता था नहीं होता था तो क्या होगा, क्या मर गया मैं? कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा सा दुख जरूर होता है अगर मेहनत की हुई हो तो, मेहनत ना की हुई हो तो फिर तो दूसरों को दिखाने के लिए होता है ना, अम्मा अब्बा को जरा परेशान होकर दिखाएं ताकि कुट ना पवे। तो बहरहाल इंशाल्लाह खैर ही होगी, अल्लाह ने चाहा तो खैर ही होगी इंशाल्लाह। लेकिन पहली बात, खैर ही होगी, फिर भी हर हाल में अल्लाह की तरफ से जिस हाल में जो हाल अल्लाह पाक दे। देखो इस वक्त हर कोई, आपको लगता है कि साथ वाला बड़ा खुश है तो मैं बड़ा परेशान हूँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं होती। तरबूज वाले के पास मौसम आ गया ना, जाके देखो कहेगा भाई जेड़ा पन्नो वही लाल है। दुनिया के अंदर इंसान सारे ही सारे किसी ना किसी दर्जे की आजमाइश में हर कोई है, हर एक की डिफरेंट आजमाइश है ज़रूर। ये नहीं मुमकिन है कि कोई बगैर, क्योंकि दुनिया है ही दारुल इम्तिहान ना बेटा। तो इंशाल्लाह पहली बात खैर ही होगी। बाकी अभी ये पहले मैंने एक दो बार ये बात की थी तो बच्चों ने उसको मतलब आगे कहा जी हदीस है। हदीस की किताबों में एक मुजरब अमल लिखा, हदीस नहीं है ये, बुजुर्गों मुजरब अमल कहते हैं कि बुजुर्गों ने, अल्लाह वालों ने, जैसे होता है ना भाई इतनी दफ़ा दरूद शरीफ पढ़े तो इतनी दफ़ा कलमा। अब इसमें क्या होता है, ये को कहीं कुरान हदीस में तो नहीं लिखा होता। बुजुर्गों के मुजरबात होते हैं कि वो पढ़ते 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 उनको कुछ खास फ़ज़ाइल जैसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक मुजरब अमल लिखा होता, मैं अक्सर बच्चों के साथ वो शेयर करता होता था, और वो बच्चे माशाल्लाह अल्लाह पाक सुन भी लेते हैं। आज जुमा भी है तो आज मगरिब से पहले पहले सूरह यासीन और सूरह साफ़ात, इतना टाइम नहीं लगेगा, सर की क्लास से पहले पहले पढ़ लेना, ठीक है। नेट पे भी ओपन हो जाता है, सूरह यासीन सूरह साफ़ात, ये पढ़ के दुआ करें अल्लाह से, तो उम्मीद है अल्लाह की ज़ात आली से कि जो अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह कबूल कर लेंगे। लेकिन स्टिल दुनिया जज़ात सा की जगह नहीं है, कबूल नहीं होगा तो उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न होगी, और वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे के लिए अल्लाह कहीं फिर उठा के रख लेंगे आपके। बिल्कुल ज़िंदगी में कभी परेशान, थोड़ी सी ज़िंदगी यार इतनी जल्दी गुजर गई, हमें भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। जो आज 90 साल का बंदा जाके पकड़ ले उसको कहे हाँ भी पता लगा, आपको नहीं पता नहीं लगा, अभी तो आए थे, अभी अभी आया था, दुनिया में ख़त्म भी हो गया टाइम। तो इसलिए यार टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। इंशाल्लाह पास आप लोग हो जाओगे, आज नहीं तो कल हो जाओगे, ठीक है। मैं अपनी बात की आपको कि मैं भी फेल होता रहूँ, मतलब हर मौके पे, मतलब हाँ मतलब हर मौके पे फेल नहीं, ये बात गलत है। कहता है सीए 12 साल में किया था, हद हो गया, ज़्यादा में किया था देखो भाई बात ये है, मैंने सीए कर लिया ना, अब मुझसे कोई नहीं पूछ सकता, ये आप समझें इस बात को। लेकिन ये ज़रूर है कि जब पर्चा फेल होता था तो अगली बार में दूसरों के साथ मिला के पास हो जाता था, इतना मैं बता सकता हूँ। एक पर्चा सिर्फ आर्टिकल्स में से लेकर निकला था मैं, 20 में से 19 पास थे, आर्टिकल ख़त्म हुए तो एक पर्चा रहता था। मैं समझता हूँ वो भी मेरी कमज़ोरी थी, क्योंकि उसने भी मेरी क्वालिफिकेशन को 1 साल लेट किया था, क्योंकि जॉब में आगे फिर नहीं टाइम मिलता। एक बात कर रहा हूँ, तो बीच में तो फेल होता रहता है बंदा। मॉड्यूल बी में मेरा पर्चा रह गया, अब सी के 3 और मॉड्यूल बी का 1 मिला के 4 दिए, वो चारों पास हो गए। फिर आगे डी में 1 रह गया, फिर उसके बाद आगे वो अकेला ही रह गया था वो, फिर ये तो चलता रहता है, कोई बात। मैं आपको बताता होता हूँ यार, बिल्कुल आम से बंदे ये सीए करते होते हैं, ये कोई आप पता नहीं क्या समझते हैं, ये कोई ऐसी कोई चीज़ है कि बिल्कुल एक एवरेज बच्चा कर सकता है। बाकी जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छे के लिए होगा, बस आप लोगों ने हिम्मत हौसले से रिजल्ट सुनना है। बिल्कुल भी फजूल बात होती है ये हो गया वो हो गया, मर गए बर्बाद हो गया हमारा, ये हो गया, कुछ भी नहीं होता।
चलो अब क्या करना पसंद करोगे? मैं देता हूँ छुट्टी तुम लोगों को। अच्छा सुनो, बॉक्स इट कर लेते हैं ज़रा जल्दी से। वैसे तो अगर बीच में आपकी 2 छुट्टियां ना आ रही होती तो मैंने आज आपको ये करवा देना था। बात कर लेते हैं पहले, ज़रा ऐसा करते हैं ना, पहले बॉक्स इट करते हैं फटाफट, उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम बचता है ना तो मैं आपको एक्सटर्नल सप्लायर वाला एक सवाल करा दूँगा हैं। वो अगर हो जाएगा तो फिर आपके पास 2 दिन में खूब सवाल होंगे होमवर्क करने के लिए, ठीक है क्या नहीं? चलो फिर यूं करते हैं, अच्छा है डिस्कशन के लिए थोड़ा टाइम और बढ़ जाएगा। 2 सवाल पिछले होमवर्क में, चौथा पांचवा, 2 नए आ गए, सातवां आठवां, तो हम इंशाल्लाह अगला काम शुरू करते हैं। अल्लाह खैर करे, फिर उसको देख लेते हैं बाद में। आ जाओ। लिमिटिंग फैक्टर हमने किया है विदाउट ऑप्शन ऑफ एक्सटर्नल। मैं तुम्हें सुलाता हूँ बेटा, मुझे थोड़ा एक दफ़ा ना ज़रा मुझे हिम्मत कर लेने दो फिर ये हैं। आ जाओ। एक मिनट पॉज करो यार, मुझे 10 सेकंड सोचना है। जी, तमाम गवाहों और बयानात दिल और दिमाग को मद्देनज़र रखते हुए अदालत इस नतीजे पहुंची है कि आपको एक्सटर्नल सप्लायर करा दिया जाए, फ़र्क है कोई नहीं। और फिर एक छोटू सा सवाल उसका पहले करते हैं, फिर उसके बाद बॉक्स सेट करा के छुट्टी दे दूंगा, ठीक है? चलो भाई वो बोर्ड मिटा दो। अच्छा जी, हम लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन कर रहे हैं एज यू नो। असल में फ़र्क कोई नहीं है, छोटी सी चीज़ का फ़र्क है। अच्छा है प्रैक्टिस के लिए टाइम मिल जाता है बच्चे को ज़रा ज़्यादा। हमने लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन लिया, लेकिन अभी तक हमारे किसी सवाल के अंदर ये नहीं आया था कि भाई ये चीज़ें जो बन गई, जो ना बनी वो बाहर से अगलों को ख़रीद के दे देना, गाहक मोड़ना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। या हम बनाते हैं या हम नहीं बनाते हैं। तो हमने अभी तक लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन किए हैं विदाउट ऑप्शन ऑफ एक्सटर्नल परचेज। लिखो, विदाउट ऑप्शन ऑफ एक्सटर्नल परचेज। यानी जो चीज़ हम बना सकते हैं बस वही है, बाहर से ख़रीद नहीं सकते गाहक को देने के लिए। इसको हम आउटसोर्सिंग भी कहते हैं, एक्सटर्नल परचेज भी कहा जाता है इसको, आउटसोर्सिंग भी कहा जाता है। मतलब गाहक आया है यार, उसने ऑर्डर किया है, तो नहीं आप बना सक रहे तो कोई नहीं, हमसाये से लेके दे दो, गाहक अपना नाम मोड़ो। मैंने मिसाल दी थी बड़ी सादा सी कि आप किसी मेडिकल स्टोर पे एक बार जाएं, दवाइयाँ पूरी ना मिलें, 2-3 दुकानों पे जाना पड़ जाए, तो अगली बार आप उस पर नहीं जाओगे यार, बहुत टाइम ज़ाया होता है, ठीक है? तो विदाउट ऑप्शन ऑफ एक्सटर्नल परचेज, इसको हम आउटसोर्सिंग भी कहते हैं। इसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी कहा जाता है। क्या जी? सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग। ईरान अमेरिका की जंग लगी हुई है, मतलब मैं पूछ रहा था, याद भी नहीं रही होनी। मैं तो ये कह रहा था कि याद भी नहीं रही होनी। नेगोशिएशन, टाइम आउट, ये तो मैंने इसलिए पूछा कि पता नहीं इस तरफ भी कोई ध्यान है या नहीं आज किसी का। यानी कि जब अपने में पड़ती है तो सब भूला होता है। क़यामत के दिन भी ऐसे यार बंदा कहेगा या अल्लाह बस मैनू बचा ले। जी। अच्छा, अगर हम यार थोड़ा सा इसको और तरीके से कर लेते हैं, अगर हम एक्सटर्नल सप्लायर को भी ले आए, मैंने क्या कहा जी, हम इस पे इस वक्त का क्या कर रहे थे जी, विदाउट एक्सटर्नल, विदाउट ऑप्शन ऑफ, ठीक है जी, विदाउट ऑप्शन ऑफ एक्सटर्नल परचेज, जिसको हमने
सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी कहा या आउटसोर्सिंग भी कहा। तो ये तो हमने कर लिया। ये सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 9 तक। माना अभी सवाल आपके इन प्रोग्रेस हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है। 4 सवाल ऐसे हैं जो मैंने डिस्कस नहीं किए, कोई बात नहीं, हो जाएंगे। अब हम बात शुरू कर रहे हैं विद ऑप्शन ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई। विद ऑप्शन ऑफ एक्सटर्नल सप्लायर। एक्सटर्नल परचेज विद ऑप्शन ऑफ आउटसोर्सिंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। अब इसमें क्या करेंगे? ज़िंदगी बहुत आसान है। मैंने आपको कहा था ना कि डिसीजन मेकिंग के इस चैप्टर में से जब कभी लिमिटिंग फैक्टर का सवाल आता है, बच्चे बड़े खुश होते हैं, कहते हैं शुक्र है जहाँ से मुश्किल सवाल आ सकता है हमारे हिसाब से, हालांकि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता भी है अगर तो उसमें से फिर आसान सवाल होता है। तो क्या करना है जी, ज़रा देखिएगा। मसलन हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं जो हम बनाते हैं। इन 3 प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो है जनाब 350। मसलन आप 250, आपका नंबर लिख नहीं लगा था, लिख ही देता हूँ, 420 लिख दिया है, लिख दिया। अच्छा जी, अच्छा दूसरी चीज़ जी, लेस आप किया करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो मसलन 300 इसको बनाने की कॉस्ट पड़ जाती है, 300, 220, लॉस ना करा यार, वो भी अभी बताया नहीं ना पुरानी, वो आगे आगे एंड पे जाके बताऊंगा। अगर कंट्रीब्यूशन की बजाय अभी बताया नहीं ना, इसकी रहने दो। 220 आ गया और 400 आ गया। अब जी आपने अभी तक जो सीखा वो क्या है? कंट्रीब्यूशन निकलता है सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट करके। और इसका आंसर ज़रा मुझे बता दीजिए क्या आता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ठीक है, अब बड़े ध्यान से अब इसको ज़रा सुनना है। 50, 30, 20। अच्छा बच्चों, कंट्रीब्यूशन किसे कह रहे हैं हम कह रहे हैं अगर हम एक ए 350 का बनाएं और नहीं 300 का बनाएं और 350 का बेचें, तो हमें कितना कंट्रीब्यूशन अर्न होगा? 50। ऐसा ही है। मैं अगर इस सेलिंग प्राइस पर यूनिट की बजाय इसकी जगह रिप्लेस करके एक वर्ड लिख दूं एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट, ये नज़र आ रहा है? काटा तो मैंने, नज़र आ रहा है ना? नज़र आता है, ठीक है, मतलब एक ही लाइन लगाता हूँ। सेलिंग प्राइस पर यूनिट को काट के मैंने क्या लिख दिया? एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट। एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट। थोड़ी देर के लिए ये समझ लें कि है। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं प्रोडक्ट ए को बनाऊं तो मुझे बनाकर 300 रुपये में पड़ती है, और अगर मैं उसको ख़रीदूं तो मुझे ख़रीद कर वो 350 की पड़ती है। तो इसको बनाना ख़रीदने से कितने रुपए बेहतर है? यानी अगर मैं प्रोडक्ट ए को बनाता हूँ, ख़रीदता नहीं हूँ, तो मुझे इस डिसीजन से कितनी सेविंग मिलेगी? 50 रुपये। और अगर मैं प्रोडक्ट बी को खुद बनाता हूँ, बाहर से ख़रीदता नहीं हूँ, तो मुझे कितनी सेविंग मिलेगी पर यूनिट? और अगर मैं प्रोडक्ट सी को खुद बनाता हूँ, बाहर से ख़रीदता नहीं हूँ, तो कितनी सेविंग मिलेगी? तो सेविंग भी तो एक तरह का फ़ायदा ही है। बोलो, थोड़ी देर पहले हम क्या चल रहा था हमारा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन, कि हम अगर 300 का बना के इसको 350 का बेचें तो कितने रुपए अर्न करते हैं? 50। कंट्रीब्यूशन कितना अर्न करते हैं? 50। अब मैंने इस बात को सिर्फ उलट तरह से, मैं इसलिए आपको ये समझा रहा हूँ कि एक बार लॉजिक के दीवानों को लॉजिक समझा दूँ, वरना सेहत
तो सवाल की सेहत पे टके का असर नहीं पड़ा, सिवाय इसके के ऊपर हमने क्या ले लिया, सेलिंग प्राइस की बजाय एक्सटर्नल, बाकी सब वैसे ही चलना है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला जी, अगर मैंने ए को खुद ना बनाया, बाहर से खरीदा, तो 50 रुपये महंगे पड़ेंगे, या यूं कह लें अगर ए खुद बनाएंगे तो खरीदने की निस्बत खुद बनाना कितने रुपए सेव कराएगा, हमारा 50 रुपये सेव कराएगा। ऐसे ही है, बी कितने सेव कराएगा, खुद बनाना, खरीदने से खुद बनाना कितने रुपए सेव कर रहा है, 30, और सी जो है वो खुद बनाना खरीदने से कितने रुपए बेहतर है, यानी कितने रुपए सेव कर रहा है, 20। अब इसको देखकर बताओ, फिलहाल कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये बेसिकली क्या आ गई है हमारे पास, सेविंग पर यूनिट। ये क्या है, ये क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो पहले होता था, लेकिन अब ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बजाय क्या बन गया, सेविंग पर यूनिट। मैं पर्चे सवाल करते हुए इसको नहीं लिखूंगा ऐसे, सेविंग की कंट्रीब्यूशन ही लिखा रहेगा, मेरी वर्किंग है भाई, किसी को इससे क्या, मैंने क्या लिखा हुआ है, वो भी कंट्रीब्यूशन ही है ना एक तरह का, सेविंग भी। बहरहाल ये क्या बन गई, सेविंग पर यूनिट। ठीक है, अब इसको देखकर बताओ, ये जो सामने अब इंफॉर्मेशन आई है, इसको देखकर बताओ क्या चीज सबसे पहले बनाना पसंद करोगे, ए। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा बचत इसी को बनाने से है। अच्छा, अब बात तो वहीं पे आ गई, ये तो पर यूनिट है, पर लिमिटिंग फैक्टर करेंगे तो पता लगेगा। अच्छा, अब मसलन मैंने कहा जी मेरे पास लेबर आवर्स जो हैं वो हैं लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, तो 10 लेबर आवर लगते हैं एक ए पर, और 5 लगते हैं एक बी पर, और 2 लगते हैं एक ए पर, सी पर। अब कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आ गया, वो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर पर लेबर आवर पर लिमिटिंग फैक्टर कितना आया, 5, 10 वाले 5, 6, 10। अब एक यकसर बदल गया डिसीजन। बहरहाल अब ये डिसीजन अगेन, पहले भी डिसीजन क्या था, प्रोडक्शन प्लान, अब भी डिसीजन क्या है, प्रोडक्शन प्लान। हाँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अब ये अगेन क्या है, प्रोडक्शन प्लान। ये क्या है, प्रोडक्शन प्लान। अब इसके पीछे साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर हमने सी को खुद बनाया, खरीदने की बजाय खुद बनाया, तो 1 घंटे में हम 10 रुपए सेव कर लेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, ये बन जाएगा, फिर उसके बाद हम बी को बनाएंगे, क्योंकि 1 घंटा बी पे लगे तो बाजार से खरीदने की बजाय खुद बना रहे हो तो 6 रुपए पर लेबर आवर हमें बचत है। ये पैरा बनाएंगे पूरा, फिर ये भी बन जाता है, आवर्स बच जाते हैं, फिर ए की तरफ जाएंगे। अब ए पूरा बन नहीं पाएगा क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर होने, तो फिर जो बन गया, जो नहीं बना उसको बाहर से जाके खरीद के अपने ग्राहक को पकड़ा देंगे। तो ये असल में कैलकुलेशन की हद तक सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर एक्सटर्नल सप्लायर आ रहा होगा तो हमने क्या करना है, एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस पर यूनिट की जगह पे क्या कर लेना है, एक्सटर्नल। तो फिर इसका मतलब वो कंट्रीब्यूशन की बजाय क्या आ रहा होगा, तो डिसीजन तो इसी बेस पर हो जाएगा, ऑप्टिमल प्लान इसी की रैंकिंग से बनेगा, प्लान भी बना लेंगे। लेकिन फिर एक छोटी सी एहतियात कर लेना, अगर कहीं प्रॉफिटेबिलिटी मांग ले आपसे, तो प्रॉफिट बेटा जी सेल्स, वो जो यूनिट्स बनाओगे ना उनको बेचने से आने वाले सेल रेवेन्यू में से लेस करोगे वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन से आता है। ये सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट नहीं हो रही होगी उस वक्त, इसलिए ये डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन ये वाला ना उठा लेना जैसे बाकी सवालों में उठाते हैं, बस ये एहतियात कर लेना, ठीक है ना। तो वो फिर आपको अपनी सेल्स रेवेन्यू को वहीं से उठाना पड़ेगा जैसे पहले कर रहे थे। ये बात समझ आई है, ठीक है। तो फर्क कितना पड़ा इस सवाल पे, अगर एक्सटर्नल सप्लायर आ जाए तो आपने सेलिंग प्राइस की जगह क्या ले लेना है इस वर्किंग में, एक्सटर्नल परचेज प्राइस। ये बेशक ना लिखो, वैसे समझाने के लिए मैंने बताया कि असल कहानी ये है। देखो ना, खुद बनाए तो 300 रुपए, बाहर से खरीदे तो 50, तो 1 यूनिट अगर हम खुद बनाए तो कितने रुपए बचा लेंगे। लेकिन हमारा 1 यूनिट बनाने पे 10 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में फिर कितने बचाएंगे, 5। इधर 1 घंटे में, इधर 1 घंटे में, तो सबसे ज्यादा बचत कहां होगी, अगर लेबर ये खुद बनाए। ये बना लेंगे, फिर ये बना लेंगे, जो बन गए, जो ना बने वो बाहर से खरीद लेंगे, ठीक है। अब रैंकिंग उसी तरह से हुई है, सिर्फ एक चीज बदली है, मैंने नहीं बाकी चीजों को बदला, मेरी तो तबीयत इस तरह की आपको पता है नहीं है, तो मैं इसी तरह से बच्चे को करा देता हूं तुम्हारे को। जागना भाई कि अगर एक्सटर्नल सप्लायर आ जाएगा, यार तुम नहीं सोए,
यार ऐसे तो हो रहे थे ना, ऐसे यार। क्या क्यों तंग कर रहे हो उसको, हैं? शरीफ आदमी है, मेरा दोस्त भी है, ये पता है? नहीं पता तुम्हें? सुनो सुनो बेटा सुनो, अगर एक्सटर्नल सप्लायर आ जाएगा तो सवाल पर सिर्फ इतना सा असर पड़ना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट की बजाय आपने एक्सटर्नल परचेज प्राइस ले लेनी है, और बस उसके अलावा सोच के दरवाजे पे शेक बंद कर लेना। समझा दिया ना? उसके बाद सवाल बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा, आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कहना, कुछ कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, बस एहतियात करना, अगर बाद में प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी पड़ जाए तो ये कंट्रीब्यूशन दरअसल तो है नहीं, ये ना उठा लेना, ये सेविंग थी डिसीजन मेकिंग के लिए, रैंकिंग के लिए, प्रोडक्शन प्लान के लिए, वरना कंट्रीब्यूशन वैसे ही निकलेगा जैसे कंट्रीब्यूशन से सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट से निकलता है। ठीक है ना? ये बात किसको समझ नहीं आई? अच्छा अगली बात, साथ वाले का ना कहा करो, अपना बताया करो। अगली बात सुने, अगली बात, ऐसा भी हो सकता है कि वो कहे प्रोडक्ट ए की सेलिंग प्राइस सिर्फ गिवन हो और बी और सी की एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट गिवन हो, तो कोई बात नहीं, वो जिसकी मसलन ए की क्या है सेलिंग प्राइस, ठीक है, इसकी वही ले लो, बी की क्या है एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट ईपीसी, वाह ईपीसी पर यूनिट, ईपीसी ना लिख लें, और नया लफ्ज मिल गया, एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है वो ले लो, सी की फिर सेल प्राइस है वो ले लो। इस सवाल की, इस वर्किंग की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ रहा। सिर्फ एक याद रखना बात, अगर किसी प्रोडक्ट का एक्सटर्नल सप्लायर अवेलेबल है, उसकी सेलिंग प्राइस गिवन भी हो, तो इस वर्किंग में क्या ले लेना, उसके लिए सिर्फ एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट, ठीक है, ताकि पता हो बाहर से खरीदना सस्ता पड़ता है या खुद बनाना सस्ता पड़ता है। एक चीज अगर बाहर से खरीदना सस्ती पड़ रही हो तो फिर खुद नहीं बनाते होते। तो ये तरतीब ही ऐसी वर्किंग की हमने बनाई हुई है कि इंशाल्लाह ये खुद ब खुद ही होता चला जाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल सप्लायर अगर आ जाएगा तो सवाल पे बस यही असर पड़ना है। मौजें नहीं लग गई? ठीक है जी, अब करते हैं पहला सवाल, फिर छुट्टी नहीं, वो बॉक्स सेट नहीं कराऊंगा, वो फिर अब इंशाल्लाह मंडे को अगर मसला हुआ। 4 सवाल होमवर्क में है ना, 2 और आ जाएंगे बस, और क्या। हाँ तो 2 दिन छुट्टी है, क्या 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 फिर क्या खुशियां मनाओगे? खुशियों में पढ़ना भूल जाओगे? 2 सवाल सिर्फ कल कर लेना, तो अब इतवार दिन 4 कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन 10 आसान सा सवाल, एज यूजुअल हम पहले उस्ताद करा देगा गोली हमें, उसके बाद हमें फंसा देगा मुश्किल सवालों पे। हाँ ठीक है, तो पर्चा भी तो आप लोगों ने पास करना है इंशाल्लाह अगली दफा भी। अ कंपनी प्रोड्यूसेस, इतने मसरूफ हो जाओ कि पता ही ना चले, होमवर्क में लग जाओ, बस सुबह सवेरे उठो, नमाज के बाद नाश्ता करके होमवर्क में लग जाओ, सवाल करते करते पता ही ना चले, थोड़ी देर बाद देखो ओह परमानेंट क्रेडिट हुआ हुआ हुआ, टेंशन ही नहीं होगी, टेंशन ही नहीं होगी। अच्छा अब ये बातें ही होती हैं, मुझे याद है जिस टाइम मेरा क्वालिफाई हुआ सी है, तो रात को नींदर आ ही नहीं सी, आती नहीं है नींद, तो कोई भी नहीं, हो जाता है, नेचुरल होता है, कोई बात नहीं है, वो दिमाग बहुत तेज चल रहा होता है और कोई बात नहीं होगी। A company produces 3 products using the same raw material. The raw material is in short supply and only 3000 kg shall be available in April at a cost of 1500 per kg. The budgeted costs and other data related to April 9 are as follows. अब पहले सवाल सिंपल है, डिटरमिन नंबर ऑफ यूनिट्स दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी टू अर्न। अब ये सिंपल सवाल है, पहले वो पहले दिन वाला, तो पहले ये करना है 5 मिनट में, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड है, सेलिंग प्राइस है, मटेरियल यूज्ड पर यूनिट, और अच्छा मटेरियल यूज्ड पर यूनिट केजीज में गिवन है, शुक्र है उत्ते लिखा है, अरे टोटल कॉस्ट ऑफ 1500 पर केजी, मैं क्या कॉस्ट कितों कड़ी है, ठीक है। ले जी एक्स वाई एंड जी, सिंपल सा सवाल है, और क्वेश्चन नंबर बताओ। अभी 10 का ए कर रहा हूं मैं, इसकी क्या है अटेम्प्ट इलस्ट्रेशन होनी है, नहीं चलो स्प्रिंग, क्वेश्चन नंबर 7, नाम है इसका कोई, आ कंपनी इसका नाम है जी, चलो जी ठीक है।
अच्छा जी, रिजल्ट के नाम कर दें। वर्किंग 1, वेरिफिकेशन। अच्छा, कोई ऐसा खुश नसीब बेस का कल रिजल्ट नहीं है? कोई ऐसा है तो वो और मैं एक जैसे होंगे हमारे। मेरा तो है भाई, मेरे बच्चों का जो है वेरिफिकेशन ऑफ, वैसे मेरा रिजल्ट पेपर वाले दिन आ जाता है। वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये तो बच्चों का ही होता है। रिजल्ट वाले दिन नहीं, पेपर वाले दिन होती है। तो पेपर देख लेता हूँ ना एक बार, ऐसे फटाफट ऐसे करके देखता हूँ, उस दिन मैं इंतजार में होता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ लो जी शुक्र है मैं तो पास हो गया। अब बच्चा है, कोई बीमार हो रहा है, किसी की नीयत खराब है, किसी की तबीयत खराब है, कोई पर्चे में लेट पहुंचा है, किसी कैलकुलेटर खराब हो गया, किसी को सो के नहीं गया, कोई हंड्रेड थाउजेंड ऑफ रीजन आगे जाके, वो फिर मेरे बस में तो नहीं है ना। हाँ, पेपर वाले दिन दिल धक 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 जरूर करता है। लें जी, 3000 kgs हैं अवेलेबल, मैक्सिमम डिमांड 1000 इंटू 1.6, 800 इंटू वही, और ये 1200 इंटू 1.8। जल्दी करा लो, छुट्टी नहीं जे करनी। एक्स जी, रात में मैंने 4 बजे की बजाय कह दिया ना 15-20 मिनट पहले छोड़ दूंगा, और 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा जी। कितने भाई केजीज? 1.6 केजीज पर यूनिट इनटू कितनी मैक्सिमम डिमांड? 1000 यूनिट्स जी। बेटा बातें करोगे ना बेटा तो फिर लेट हो जाएगा। 16,000 केजीज, सही है? 16 हद हो गई, 1600 केजीज जी। नेक्स्ट, उसके बाद मटेरियल, ये प्रोडक्ट वाई आ गई, कितना? एक 1 बड़ी मेहरबानी 2 kgs पर यूनिट इनटू 100। अच्छा 800, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, आप लोगों की जरा नवाजी का शुक्रिया जी। हाँ तो रिजल्ट आपका है, यही तो मसला है, आवाज नहीं निकल रही, मुझ तक पहुंच नहीं रही, रिजल्ट तो आपका ही है। सुनाई जी। 960 जी। टोटल 47। अच्छा, आप जज्बाती भी हो गए हैं मेरे बच्चे थोड़े से, ये बात महसूस कर गए कि उस्ताद कह रहा है आवाज नहीं निकल रही। अब इससे पता लगता है कि वाकई टेंशन है। क्या आप इस चीज को महसूस कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि आपकी आवाज निकलो, आप निकाल रहे हो आवाज जी। बेटा अवेलेबल 3000, मटीरियल शॉर्ट सप्लाई, पता नहीं 1500 पर केजी है। चले जी। अच्छा, ये सवाल करके ही छुट्टी होनी है। अब लेट आप खुद कर रहे हो, ब्रेक भी बीच में से मारी जाएगी। अदनान साहब ने 4 बजे क्लास शुरू करनी है, तो थोड़ा सांस लेके तो जाओ, जल्दी जल्दी करा दो। अब बिल्कुल सीरियस हो जाओ, 10 मिनट सीरियस हो जाओ, सवाल खत्म है। ओके, गिन के डन। ऊपर एक सवाल नहीं कराऊंगा, बस होमवर्क लिखूंगा 2 के ऊपर आगे जाके, ठीक है जी। 3000 kgs, स्पीडे चेक करो के। लो जी 1720। मैंने कहा है सीरियस, मेरे अलावा सब सीरियस हैं। ओके प्लीज, शॉर्टफॉल आ गया। अब वर्किंग नंबर 2, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। अभी तक हमने सवाल में ऐसा कोई जिक्र नहीं देखा कि एक्स वाई जी कहीं से हमें बाजार से मिलती है, इसलिए ये पुरानी वर्किंग चल रही है। एक्स वाई जी बनाना सिर्फ प्रोडक्शन प्लान है, प्रॉफिट तक नहीं जाना। रिक्वायरमेंट पढ़ लो ना, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 3750, 3500 और 4500। इधर आ, इधर इधर आता, इधर आ, तेजियां चेक की मेरी? हो रिजल्ट है ना कल? अच्छा बेटा देखो, मैं चाह रहा हूं बस आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है ना। पास तो आपने हो जाना, मैं कह तो रहा हूं इंशाल्लाह। नहीं होगा तो उसमें अल्लाह की किसी ना किसी मसले के तहत होगा कोई मसला जी। उसके बाद मटीरियल केजीज इंटू 1500, ठीक है। तो मैं लिखता हूं केजीज पर यूनिट, लेस करेंगे इसमें से हम
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो इसमें जनाब मटेरियल की कॉस्ट आएगी, तो हमने लिखा जी केजीज पर यूनिट इंटू रुपीज 1500, यही था ना रेट। अब 1.6 इंटू 1500, 1.2, 1.8 इंटू 1500, बोलो 2400, 1800, 2700। ही चुप करो। नेक्स्ट, लेबर आवर्स अगेन पर यूनिट है आवर्स, और फिर यहां पे रुपीस भी गिवन है, दोनों चीजें गिवन है, ठीक है। तो लेबर कॉस्ट जी, लेबर आवर्स पर यूनिट इंटू रुपीस कितना, 75 है। अब हाँ जी, 12 इंटू 75, देखो ये वेरिएबल कॉस्ट भी निकल आई हुई है, इसको भी दोबारा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आगे वेरिएबल ओवरहेड्स का कोई जिक्र अज़कार हैगा नहीं, तो बस वेरिएबल कॉस्ट हो गई खत्म। इसका टोटल कर ले, क्योंकि आगे फिर यही यूज हो जाएंगी, टाइम बच जाएगा जी। 3300, 3000, 3825। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बता दो, 4, डिवाइड करें इसको मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट, ठीक है। 1.6, 1.2, 1.8 जी फरमाइए। 281 जी 3 कर लें, 37, 417, 37, तो ਇਹਦਾ ਕੀ कसूर है, भी 281 लिख लो। अब हमारे पास रैंकिंग आ रही है Y, Z और X। प्रोडक्शन प्लान वही पुराना, उसने क्या कहा है जी, डिटरमिन नंबर ऑफ यूनिट्स टू अर्न। तो प्रोडक्शन ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान वाले यूनिट्स ही होते हैं जो मैक्सिमम प्रॉफिट वाले होते हैं। तो ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, इसमें प्रोडक्ट्स आएंगी, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब होने वाली है यहां पर, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, फिर रिक्वायर्ड, अवेलेबल, क्या चीज, मटेरियल के केजीज, अच्छा अवेलेबल नहीं है, बैलेंस है, माफी ना देना थोड़ी जी भी, ठीक है। नेक्स्ट जी, क्या पहले क्या बनाओगे, जी नहीं, अच्छा वाई जो है अगर सारा भी बनाओगे तो 960 केजीज लगने हैं। हमारे पास बैलेंस पड़ा हुआ है 3000 केजीज का, तो भाई वाई तो सारा ही बना लो, 3000 बनाओ, कितने केजीज लग जाएंगे, नहीं सॉरी कितना, देख लो कितना, 800 यूनिट्स बनाएं, 960 केजीज इस्तेमाल करें, बाकी 2040 केजीज बचे। दूसरे नंबर पे जी बनाएं, ये तो काम ही वही करी जा रहे हैं हम, पता नहीं ये सवाल फिर क्यों कराया। अब जी टोटल 1200 बन सकते हैं और 2100 केजीज चाहिए, यही पूरा नहीं बनता नजर आ रहा। तो 2040 डिवाइडेड बाय 1.8, आंसर 113। ठीक है जी। अगर हम बी पार्ट करें तो वर्किंग वन वुड बी सेम, क्या जी,
वेरिफिकेशन ऑफ, यानी देखो लिमिटिंग फैक्टर तो वही क्या है, वही मटेरियल के केजीज है और उसमें शॉर्टफॉल आ रहा है, तो ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है। मैं मतलब लिख इसलिए रहा हूं कि मैं यूं लिख सकूं कि वेरिफिकेशन, आपने लिखना भी नहीं है, ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाली वर्किंग जो है वो क्या है, सेम, यानी वही यूज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर वाली वर्किंग आएगी। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर वाली जो वर्किंग है, प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास एक्स वाई जी 3। अब ये वाला यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बी पार्ट के अंदर वो क्या कहता है, अब जरा बी पार्ट को आराम सुकून से पढ़िए। जी पढ़िए पढ़िए, आराम सुकून से पढ़िए। क्या हुआ है बी में, एक्सटर्नल सप्लायर आ गया है। अगर एक्सटर्नल सप्लायर आ गया तो फिर वर्किंग टू सेम नहीं रहेगी, सेलिंग प्राइस की बजाय एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट हमें लेनी पड़ेगी। बी पार्ट, डिटरमिन नंबर ऑफ यूनिट्स टू प्रोड्यूस इफ फिनिश प्रोडक्ट्स आर आल्सो अवेलेबल, अब ये इंडिपेंडेंट सिनेरियोज है, ओके, आर आल्सो अवेलेबल फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर एट फॉलोइंग प्राइसेस पर यूनिट। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट आ गई। जी बताइए, 3 4 3100 3। अच्छा, मैंने जैसे अर्ज किया ये मिक्सचर भी हो सकता था, हो सकता है सिर्फ वो कहता वाई का एक्सटर्नल सप्लायर है, तो इन दोनों की सेलिंग प्राइस ले लेता है, इसकी एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट, क्योंकि ये हमारा डिसीजन मेकिंग में रैंकिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं। हाँ, फिर ये है कि फिर कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हुए आपको फिर ध्यान से सेल से चलना पड़ना। ओके, अब लेस करते होते हैं जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ऐसे ही है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो लेनी है वो हम एज इट इज यही उठाएंगे, क्योंकि यही तो हमारी बनाने की कॉस्ट थी। सही है, तो ये एज इट इज मैं उठा लेता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसको दोबारा से, चलो मैं वैसे ही जरा डिब्बा लगा देता हूं, आपको डिब्बा बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये सब नहीं करना, वो इसीलिए तो किया हुआ था 3300। अब सिर्फ फर्क ये है कि हम ये बता रहे होंगे कि खुद बनाएं तो 3300 की एक एक्स बना सकते हैं हम, बाहर से खरीदें तो 3450 का मिलेगा, तो खुद बनाना 150 रुपये सस्ता पड़ रहा है। ऐसा ही है, ऐसे ये खुद बनाना 100, ये खुद बनाना केला नहीं। अच्छा, अब आप क्या कर लें, ये सेविंग पर यूनिट निकालें जी, सेविंग पर यूनिट 150 100 160। किसी को तकलीफ है तो यहाँ पे भी कंट्रीब्यूशन ही लिख ले, मैंने सेविंग पर यूनिट लिख दिया अभी, क्योंकि ये सब एक हैं ऊपर, और अगर ये मिक्सचर होता तो मैं कंट्रीब्यूशन ही लिखा रहने देता, या मैं कुछ ना लिखूं, खैर है। डिवाइड कर दें इसको मटेरियल केजीज पर यूनिट से। बता रहा हूं सवाल की सेहत पे फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा खास जी। 1.6 1.2 1.8, अब 94 80। तो भाई क्या बेहतर है जी, सबसे पहले सबसे ज्यादा जो खुद बनाना सेविंग दे रहा है, तो ये सेविंग पर लिमिटिंग फैक्टर आ गया या पर केजी ऑफ मटेरियल आ गया, तो सबसे पहले क्या बनाएं, क्योंकि ये महंगा पड़ता है बाहर से, मतलब इसका ये है कि ये बाहर से महंगा, ये सॉरी खुद बनाना महंगा पड़ता है, बाहर से सस्ता पड़ता है ना, है ना। तो फिर प्रोडक्शन प्लान के अंदर ये क्यों आता है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं हो रहे आप। ओके, ये खुद बनाना सस्ता पड़ता है, तभी तो प्रोडक्शन प्लान में नंबर 1, इसीलिए तो वही प्रोडक्शन प्लान की सारी रूटीन चल रही है। सबसे ज्यादा सेविंग इसको खुद बनाने से मिलेगी, तो ये खुद बनाना सबसे सस्ता, इसीलिए बनाने में नंबर 1। ठीक है, जो बाहर से सस्ता पड़ेगा वो खरीदने में नंबर 1 होता है, हम बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए सब कुछ वैसा ही चल गया हमारा। बात समझ आई है, इसलिए सवाल की सेहत पे असर ही होना पड़ा। नंबर
2 और नंबर 3 ये बन गया। अब प्रोडक्शन प्लान थोड़ा सा जरा ऐसे फैल जाएगा हमारा, इधर ही बना लेता हूं। ये देखो ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगी, फिर क्या चाहिए होता है जी, उसके बाद क्या होता है, उसके यूनिट्स, पूरी बात यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स वो प्रोड्यूस हमने जो खुद करने हैं, जाहिर सी बात है उनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ रिक्वायर्ड है मटेरियल, और हमारे पास कुछ अवेलेबल लिमिटेड सप्लाई में है, तो ये हमारे पास क्या आ गए जी, केजीज ऑफ मटेरियल। ये पुराना ही बना, अब इसको ऐसे ही चलाएं, अरे एक जगह छोड़ दें एक कॉलम की, यहाँ पे नया कॉलम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब तरतीब में जी सबसे पहले बैलेंस लिखो, कितना केजी था हमारे पास, 3000। अब सबसे पहले क्या बना रहे हो, एक्स, इधर से देखना पड़ेगा, एक्स के लिए मुझे टोटल 1000 यूनिट्स बनाने के लिए 1600 केजी चाहिए, तो बना लो 1000 यूनिट्स बना लो। भाई क्या फर्क पड़ा, सवाल समझ आ रही है, सवाल की तरतीब पे असर नहीं पड़ा, इसलिए मैं चाह रहा हूं 2 छुट्टियों से पहले की हो जाए, ताकि 2 दिन में चलो किसी वक्त तो खुशी मना के बोर हो ही जाओगे जी। कितने रिक्वायर्ड, तो कहोगे चलो यार अब पढ़ लें, पिछला रिजल्ट अच्छा आ गया, अगला ना खराब करें, शौक भी होता है, मोटिवेट भी हो जाते हैं ना, तो मोटिवेशन वालों के लिए है जी। उसके बाद क्या बना रहे हैं, नहीं जी बना रहे हैं। अब जी अगर सारा बनाएं तो 2160 केजीज चाहिए, हमारे पास कितने पड़े, तो फिर बस 1400 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट क्या आता है आंसर, 778 बने। अब ये और ये हो गया 0, लेकिन अब एक्सटर्नल सप्लायर मौजूद है, एक्सटर्नल सप्लायर से जाके खरीद लेंगे, गाहक को मोड़ेंगे नहीं। एक जी खरीदना है तो वो जितने का भी मिलता है, यहाँ पे हमने एक नया कॉलम ऐड कर लिया और नाम उसका रख दिया यूनिट्स परचेज्ड, ठीक है जी। कितना जी, अब ये एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, तो मैंने यूं यहीं पर ही एक और वर्किंग कर ली, मैंने कहा जी टोटल हमारी मैक्सिमम जो हमारे ग्राहक ने हमसे मांगा है वो कितना है, ग्राहक ने मांगे कितने हैं 1200, हमने कितने खुद बना लिए, दूसरे साथ वाली दुकान से उठा के दे देंगे, कितने 4, ठीक है। उसके बाद जनाब एक्स जो है वो कोई प्रोड्यूस नहीं कर सके, खैर है, ग्राहक को नहीं मोड़ना जी, वाई ओके वाई जी बोलें 800 पूरा। दिल तो बड़ा कर रहा है कि इसकी प्रॉफिट स्टेटमेंट बना डालूं, लेकिन अब टाइम हो गया बहुत, लेकिन जबानी तो सुन लें, अगर प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएंगे, इधर देखो, तो सेल रेवेन्यू जब लेना है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट यही वाली है 3750, 3500 और 4500। इस सिचुएशन में हमने सारे 1000 यूनिट, सारे 1400 यूनिट, सारे 800 यूनिट्स बनाकर या खरीद कर बेच लेने हैं, तो सेल रेवेन्यू में तो कोई फर्क, ग्राहक तो हमें एक यूनिट के जितने पैसे देने उतने ही देने हैं ना, खुद बना के उसको दें या साथ वाले से उठा के दें। लेकिन जब वेरिएबल कॉस्ट निकालने लगेंगे तो इन यूनिट्स की प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी, इनकी परचेज कॉस्ट आएगी, फिर पहुंचेंगे कंट्रीब्यूशन पे। तो ये बड़ा टेक्निकल काम प्रॉफिट में जाके होना है। इस सवाल की हद तक कोई मसला समझ आया है? तो फर्क सिर्फ क्या पड़ा, अगर, और मैंने कहा है मिक्सचर भी आ सकता है, फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि अगर एक्सटर्नल सप्लायर आ जाए तो फिर लिमिटिंग फैक्टर वाली वर्किंग के अंदर क्या करना है, सेलिंग प्राइस की बजाय एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट लेनी, बाकी सब सेम है, वही वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके जो भी चीज आती है उसकी रैंकिंग करेंगे, हाईएस्ट टू लोएस्ट और प्रोडक्शन प्लान, और लेकिन जो प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे उनको क्या कर देंगे, परचेज करके दे देंगे, ठीक है। अच्छा सुनो, 10वां हो गया, 11 12 बस 2 ऐड कर लो, 11 और 12, ठीक है। तो 11 12 और 7 8, 4 सवाल है अब, ठीक है, 7 8 11 12। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।